देखो, अब हम लोग जो पढ़ेंगे अनंत से, हम पृथ्वी के बारे में बताए थे। यहाँ पर सेंटर से r1 डिस्टेंस पर एक वस्तु था और इसी से r2 दूरी पर इस वस्तु को हम ऊपर ले गए थे। कितना दूरी पर? r दूरी पर। यहाँ जब ले गए थे पूरा दूरी r2 था, ये वाला दूरी r1 था। तो बताओ वर्क का फॉर्मूला क्या आया था? स्मॉल m यानी इसका द्रव्यमान है ना, 1/r1 ये आया था। अब बताओ ये कार्य किसने किया था? दो वस्तु है तुम्हारे पास, एक पृथ्वी और एक वस्तु। ये फॉर्मूला किसके लिए है? वस्तु के लिए है। और इस फॉर्मूला में ऐसा क्या बदलाव कर दे कि वो पृथ्वी के लिए हो जाए? बोलो, बोले थे, बताए तो थे कि यही कार्य अगर पृथ्वी करेगा तो बस आगे क्या लग जाएगा? माइनस। तो आपको याद रखना है कि पृथ्वी जब भी कार्य करेगा तो आगे एनर्जी किस चीज में? माइनस में हो जाएगी, वर्क माइनस में आ जाएगा। और वस्तु करेगा तो वो क्या होगा? ये बात याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ देखो, कहाँ से हम ला रहे हैं? किसको? वस्तु को। तो किसके द्वारा कार्य होगा? यहाँ पे दो कार्य होंगे, एक पृथ्वी द्वारा और एक वस्तु द्वारा। हमको पृथ्वी द्वारा पढ़ना है, समझ में आया? तो अनंत से किसी वस्तु को गुरुत्वीय क्षेत्र में लाने पर किया गया कार्य, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं पृथ्वी द्वारा। कहीं कहीं पृथ्वी के जगह पर निकाय लिखा रहता है, समझ में आया? कार्य कौन कर रहा है? पृथ्वी, या क्या बोल सकते हो, निकाय। तो वर्क माइनस में होगा कि प्लस में? यस, माइनस में होगा। चलिए अब शुरू करते हैं। कहाँ से ला रहे हैं? अनंत से। अनंत से ला रहे हैं तो जहां से हम चलते हैं, ध्यान दो, हम इस वस्तु को यहाँ रखे थे ना, तो कहाँ से चले थे? r1 से। पहुंचे कहाँ पर? यानी कि जहां से चलते हैं वो r1 होता है, जहां पहुंचते हैं वो r2। चलो कहाँ से चल रहे हैं? अनंत से। तो r1 का वैल्यू अनंत होगा। बोलो, r1 का वैल्यू अनंत मतलब इन्फिनिटी। क्लियर हुआ? r2, फिर r2 का वैल्यू सोचो, अगर हम अनंत से आ रहे हैं तो अनंत का मतलब पृथ्वी को छोड़ के बाहर। मान के चलो यहाँ पृथ्वी है और यहाँ कोई मंगल ग्रह या कोई ग्रह है या अंतरिक्ष है, यहाँ पर कोई वस्तु है, यहाँ से ये चलना शुरू किया और चल के यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा। तो बोलो पहला डिस्टेंस हमारा r1 था जहाँ से चल रहे थे, दूसरा डिस्टेंस अब क्या हो गया? यानी r1 बड़ा हो गया और r2 क्या हो गया? छोटा। लेकिन बीच के डिस्टेंस को क्या माने थे? r। बोलो समझ में आया? तो थोड़ा देर के लिए अगर हम ये मान लें कि r1 इन्फिनिटिव है और r2 का वैल्यू किसके बराबर है? r के बराबर है, तो फॉर्मूला में पुट करेंगे तो क्या आएगा? g me m, फॉर्मूला में 1/r1 था ना, r1 का वैल्यू। तो हम लोग सोच रहे होंगे कि सर आगे माइनस काहे नहीं दिए हैं, सोच रहे हो ना? ये माइनस अपने आप आ जाएगा क्योंकि हम कार्य किसके द्वारा करा रहे हैं? और पृथ्वी के द्वारा कराएंगे तो अपने आप ही माइनस हो ही जाएगा। अच्छा, फिर माइनस 1/r। अब मुझे ये बताओ कि इन्फिनेटिव से भाग करते हैं किसी चीज में तो क्या आता है? इन्फिनेटिव आता है। अच्छा ये बताओ 0/1 और 1/0 का मतलब? इसका आंसर और इसका आंसर? इसका 0 और इसका इन्फिनेटिव। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है 1/0? देखो सबको मालूम होना चाहिए, कुछ बच्चों को ये मालूम भी नहीं होगा कि कैसे हुआ। इसका मतलब होता है 1 यहाँ पे रखना है बीच में और भाग किससे देना है? 0 से।
इसका मतलब हुआ 0 बीच में रखना है और भाग किससे देना है। अब दोनों का मतलब समझो, 1 का पहरा उतना बार पढ़ो कि 0 आ जाए। तो 1 के पहरा कई बार पढ़ेंगे, 0 बार। 0 बार देखो, 1 का पहरा 0 बार पढ़ेंगे 0, 1 बार पढ़ेंगे तो 1 का पहरा 2 बार पढ़ेंगे, क्या आएगा 2 आ जाएगा, 1 दूना 2 हो जाएगा। लेकिन हम 0 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा, तो 0 बार पढ़े 0, कहानी खत्म, आंसर क्या हो गया। अब पढ़ो 0 का पहरा इतना बार पढ़ो कि मतलब 1 आ जाए। 0 का पहरा 1 बार पढ़ो 0, 0 का पहरा 2 बार पढ़ो तो भी 0, जिंदगी भर पढ़ो तो भी 0। क्या कभी भी इसमें भाग लगेगा, नहीं लगेगा। इसीलिए हम क्या लिखते हैं, इन्फिनेटिव। बुझा गया। अब ध्यान से समझो, 0 ऊपर हो 1 नीचे हो तो इसको 0 बोलते हैं, समझ में आया। और अगर 1 ऊपर हो और 0 नीचे तो इसको क्या बोलते हैं। हमारा मेन काम का चीज है। अगर हम आपसे कहें इन्फिनेटिव है तो इन्फिनेटिव किसके बराबर है, 1/0 के। हर संख्या के नीचे क्या छिपा रहता है। अब जरा इसको पलटिए, 0 ऊपर 1 नीचे, तो इसमें भी 1 ऊपर इन्फिनेटिव नीचे। इसका मतलब ये हुआ कि इन्फिनेटिव से किसी नंबर में भाग करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 0/1 का मतलब क्या होता है 0, यानी क्या आएगा 0। तो आपको याद रखना है, किसी भी संख्या के नीचे इन्फिनेटिव हो, चाहे ऊपर 2 लिखा हो 3 लिखा हो, कुछ भी, आंसर क्या होगा। बुझा गया। इन्फिनेटिव से किसी भी चीज में भाग देते हैं, क्या आता है 0 आता है। बोलिए यहाँ इन्फिनेटिव आया है तो भाग देंगे तो क्या आएगा 0। अगर यहाँ 0 लिख देंगे हम तो हमारा W का फॉर्मूला GME इंटू M, 0 माइनस 1/r आएगा। गुना करोगे तो W बराबर -GME M और बटा में R। देखो निगेटिव आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाए कि अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र में अगर किसी वस्तु को लाते हैं तो कितना कार्य होता है, तो आपको क्या बताना है, -GME इंटू M बटा में R। बोलो क्लियर हो गया बात। अब सुनो, अब तुमको जानना है इसी के बेस पर गुरुत्वीय विभव के बारे में, है ना। गुरुत्वीय विभव ये क्या होता है इसे समझिए। इसमें जो विभव शब्द लगा हुआ है ये किस लिए लगा है, इस बात को समझना है। विभव का मतलब क्या होता है, विभव का मतलब होता है जब कोई वस्तु 1 यूनिट के बेस पर डिवाइड किया जाए। जैसे आप 12 क्लास में जाइएगा तो आवेश पढ़िएगा और फिर पढ़िएगा कि आवेश का SI मात्रक कूलॉम होता है। 12 में जाइएगा आपको ये भर पेट पढ़ना है खूब कूलॉम के बारे में, समझ में आया। अच्छा, इसके बाद आवेश पढ़ने के बाद 12 क्लास में ही चुंबक पढ़िएगा आप। और चुंबक का जब आप अध्ययन करिएगा तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पढ़िएगा उसमें भी। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है उसमें आप पढ़ेंगे टेस्ला के बारे में, ठीक है। इसका मात्रक टेस्ला होता है चुंबकीय क्षेत्र का। और आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलॉम। तो बहुत दूर का बात है, लेकिन अभी हम जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है गुरुत्वीय क्षेत्र। और उसी से एक टॉपिक निकल के आया है गुरुत्वीय विभव, कि गुरुत्वीय विभव होता क्या है। तो आपको सबसे पहला चीज ये समझ में आना चाहिए कि गुरुत्व शब्द किसके लिए यूज होता है, ठीक है। जैसे आवेश किसके लिए यूज होता है, कूलॉम के लिए। कूलॉम आवेश का ही ना मात्रक है। वैसे गुरुत्वीय शब्द हम जब भी यूज करते हैं, आप प्रायः गुरुत्व बल का फॉर्मूला F बराबर mg लिखते हैं भार का, या फिर ये वाला फॉर्मूला लिखते हो GMM या GM1 इंटू M2 बाई R²। गौर से देखो, चाहे इस फॉर्मूला का बात करो चाहे इस फॉर्मूला का, दोनों फॉर्मूला में अगर ठीक से देखें तो m सब में है। m मतलब क्या होता है, द्रव्यमान। यानी कि ये गुरुत्वीय शब्द जब भी हम यूज करते हैं
तो किसके लिए यूज करते हैं? द्रव्यमान के लिए। किसी भी वस्तु में गुरुत्वीय क्षेत्र या गुरुत्व का बात तभी होगा जब उसमें मौजूद क्या होगा? द्रव्यमान। अब हम आपसे कहें क्या प्रकाश को पृथ्वी अपनी ओर खींच सकती है? बताओ, सूर्य का जो प्रकाश आता है क्या पृथ्वी अपनी ओर उसको खींच लेती है? क्यों? क्योंकि प्रकाश में क्या नहीं है? द्रव्यमान नहीं है। उसका असर माने पृथ्वी का असर प्रकाश पे नहीं पड़ता। पृथ्वी किस पर अपना असर डाल सकती है? यस, जिस पर द्रव्यमान होगा उसको अपनी ओर खींच लेगी। किस बल से? तो गुरुत्वीय बल से। अब सुनो, हम लोग पावर का बात करते हैं, शक्ति का बात करते हैं। जैसे एक सवाल का जवाब दो। दो गो व्यक्ति है, ठीक है, राम और श्याम। यहाँ से यहाँ तक दूरी जो है वो है 4 किलोमीटर, ये भी 4 किलोमीटर। राम और श्याम में दौड़ लगा दौड़ लगा और वो लोग अपना एक स्टॉप वॉच घड़ी से टाइम चालू कर दिया, ठीक है, और दोनों दौड़ करके उसको वापस आना है। राम और श्याम दौड़ करके गए और वापस आए। 4 किलोमीटर दौड़ के गया और दौड़ के वापस आया। राम जब पहुंचा यहाँ पर तो घड़ी में टाइमिंग दिखा रहा था 15 मिनट, ठीक है, और श्याम जब पहुंचा तो घड़ी में टाइमिंग दिखा रहा था 18 मिनट। तो बताओ कौना में पावर ज्यादा है? राम वाला में 15 मिनट, श्याम वाला में तो समय इसमें ना ज्यादा है, तो पावर तो श्याम में ज्यादा होगा। नहीं, राम में ज्यादा होगा। इतना बात तो जरूर बुझाता होगा तुम लोगों को कि भाई जल्दी जल्दी कोई काम कर दे तो इसका मतलब उसमें पावर ज्यादा है, और जो मतलब समय लगा दे बहुत ज्यादा तो उसमें पावर क्या है? कम है। पावर का रिलेशन एनर्जी से है। जब हम एनर्जी का माप समय के अनुसार करते हैं तो वही पावर कहलाता है। फॉर्मूला पढ़े भी होगे, पावर बराबर W/T, यानी कि वर्क यानी कि एनर्जी। एनर्जी का काउंटिंग अगर आप टाइम के हिसाब से कर रहे हैं तो वो पावर है। इसमें आप फटाक से बता दिए कि सर राम के पास पावर बहुत ज़्यादा है, 15 ही मिनट में आ गया है, ये जो है तनी स्लो दौड़ रहा है, इसमें टाइम लगा दिया 18, पूरा बूता लगाया तब वो 18 पूरा दिया, तो इसका एनर्जी जो है वो कम है। जिस तरह से एक इंसान के अंदर एनर्जी होता है वैसे ही दुनिया में हर चीज के अंदर एनर्जी होता है। हमारी पृथ्वी के पास भी एनर्जी है, लेकिन हम आपसे अगर बोले कि पृथ्वी के पास भले ही एनर्जी है, क्या पृथ्वी के अलावा कोई ग्रह नहीं है? बस फर्क इतना है, पृथ्वी के अलावा ग्रह है, फर्क बस इतना है कि उस पर आदमी नहीं है। आदमी केवल किस पर मौजूद है? पृथ्वी पर। हम मंगल ग्रह का बात करें तो मंगल ग्रह पृथ्वी से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। तो बताओ आकार बड़ा होने से क्या हम बोल सकते हैं कि उसकी एनर्जी ज्यादा है? नहीं, लेकिन हमें जानना होगा कि उसका एनर्जी ज्यादा है या कम है, ये कैसे पता चलेगा? समझ में आया? तो न्यूटन ने ऑलरेडी बहुत पहले बता दिया है कि दुनिया में कोई भी वस्तु के पास जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना ही उसके पास खींचने की शक्ति होगी। अगर हम कहें कि मंगल ग्रह और चंद्रमा और पृथ्वी, आपसे एक सवाल पूछ दें कि आपको एक मौका मिला परिभ्रमण करने का, ठीक है, क्वेश्चन है कि एक मौका मिला आपको परिभ्रमण करने का किसी भी तरह, जिसमें आपको पहले ले जाया गया चंद्रमा पर, आप चंद्रमा पर घूमने गए मान के चलिए, फिर आपको वहां से उठा के लेके चला गया मंगल पर, फिर आपको लेके चले गए हम पहले आप कहाँ पर थे? पृथ्वी पर। एक और कोई ग्रह पर चले गए, बुध ग्रह पर मान के चलो, तुम 4 ग्रह पर चले आए। तो अब क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया जाए कि बताओ जो इंसान इन चारों ग्रहों पर घूम के आया
तो किस ग्रह पर उसे चलने में दिक्कत हुआ होगा? मंगल पर। क्यों? इसके पास द्रव्यमान ज्यादा है, मतलब ऐसे आकार बना दें, ऐसे बना दें, फिर ऐसे बना दें और ऐसे, किसको मंगल कहोगे? लास्ट वाले को। और बुध किसको कहोगे? छोटे वाले को। तो ऐसे क्रम में आपके सामने ग्रह हैं और उपग्रह हैं जिसमें इसका द्रव्यमान ज्यादा है। तो अब आप बताइए किसके पास पावर ज्यादा है? हैं? लेकिन तुम लोग गजब का खेल खेलते हो। अभी थोड़ा देर पहले तुम लोग बोले कि हम खाली क्या पूछे हैं, तुम लोगों से पूछे हैं कि बताओ मंगल का द्रव्यमान माने मंगल आकार में बड़ा है कि छोटा, तो तुम लोग कहले हो कि बड़ा है और पृथ्वी छोटा है। फिर हम बोले हैं कि अच्छा ये बताओ आकार बड़ा है तो इसका मतलब ये है कि मंगल के पास एनर्जी ज्यादा है, तो तुम लोग कह रहे हो नहीं। अभी कुछ देर पहले नहीं बोले हो, तुम लोग बोले हो कि मंगल ग्रह की एनर्जी जरूरी थोड़ी है कि ज्यादा होगी पृथ्वी से। सब लोग बोल रहा है, रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। आइए अब सुनिए, हम लोग इतना बात जानते हैं कि जिसके पास द्रव्यमान ज्यादा होगा उसके पास खींचने की शक्ति अधिक होगी। अगर आप मंगल ग्रह पर इन्वायरमेंट सही रहता तो आप वहां पे चलने की कोशिश करिएगा तो ठीक से चल नहीं पाइएगा, क्योंकि पैर को उठाने के लिए आपको दम लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां का जो खींचने का शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण है, वो ज्यादा है। तो हम बोल सकते हैं कि उसके पास एनर्जी क्या है? अधिक है। किसके तुलना में? पृथ्वी के तुलना में। हम इसी का बात कर रहे थे, गुरुत्वीय विभव का। अब आप यहाँ पे समझ में आएगा, आपको बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा कि गुरुत्वीय विभव क्या होता है। हमको ये बताओ, हमारे पास 1 केजी आलू है, 1 केजी आलू है। इस आलू को हम बेचने के लिए एक बार मंगल ग्रह पर गए, वहां के लोगों के पास, ठीक है। फिर 1 केजी आलू को लेकर मंगल ग्रह पर गए हुए हैं, चंद्रमा पर भी गए, ठीक है। और पृथ्वी पर तो है ही, 3 ग्रह तुम्हारे सामने है, एक उपग्रह भी है। आलू है 1 केजी, तुम्हारे पास चॉइस है 3 गो। कहाँ पे ये आलू बेचेंगे कि ज्यादा फायदा होगा? आए, ये मान के कि मंगल ग्रह पर भी आदमी रहते हैं, ये मान के चलो, और चंद्रमा पे भी आदमी रहते हैं, ये मान के चलो, और वहां के लोग भी आलू खाते हैं, यही मान के चलो। तो किस ग्रह पर बेचने में लाभ मिलेगा? आए, तुम लोग बेवकूफ हो। आए, नहीं, तुम लोगों को ये पूछना चाहिए था कि सर 1 केजी आलू है तो इस 1 केजी को जोखा किससे जाएगा? इंपॉर्टेंट ये है, किससे जोख करके हम बेचेंगे। जोखने के लिए तो दो गो हमारे पास यंत्र है, याद करो कौन कौन यंत्र है। एक तराजू है, ये वाला, ये वाला, और एक कमानीदार तूला। एक क्या है? कमानीदार तूला, ये वाला। अब बताओ, अब तुमने ये मान के चलो कि हमसे पूछा कि सर किससे बेचना है, तराजू से कि कमानीदार तूला से। तो हम ये तुमको बोले कि बताओ इस तराजू से तुमको बेचना है, 1 केजी आलू बेचना है, तो कहाँ बेचना पसंद करोगे? क्यों? या तुम ये कहोगे कि सर 1 केजी आलू अगर यहाँ पे बेचना होगा तो 1 केजी आलू यहाँ पे अगर रख भी देंगे तो उतना ही वेट पृथ्वी भी इतना ही बल इधर भी लगाएगी। 1 किलो के बटखारा इधर रख दो, 1 केजी का बटखारा इधर रख दो और इधर आलू रख दो, तुम चंद्रमा पर चले जाओ, चाहे मंगल पर चले जाओ, चाहे पृथ्वी पर चले जाओ, दोनों पर बल तो दोनों बराबर ही लगाएगा। बात बुझाया? इसलिए कहीं पर भी कोई लाभ नहीं होने वाला, तुम जहां बेचो, खाली हई तराजू से। लेकिन अगर हम तुमसे ये कहें कि हई तराजू का इस्तेमाल करना है
तब फायदा किस में होगा? काहे? काहे कि इसमें ये खींचेगा ज्यादा मंगल, और जब खींचेगा तो 1-1 किलो के चीज हो सकता है कि 2 किलो दिखाने लगे, तो कुछ आलू ही कम कर लेंगे। हो सकता है कि 1-1 गो आलू जो है वो 1 किलो का हो जाए। कहाँ पर? मंगल पर। ऐसा भी हो सकता है। तो बताओ फायदा कहाँ पर हुआ? मंगल पर हुआ। तो हम बोल सकते हैं ना कि मंगल को खींचने की शक्ति क्या है? ज्यादा है। इसी को एक और तरीका से समझो। इस रूम में तुम लोग बैठे हुए हो, ठीक है, कहें कि चलो आज इस रूम में, इस हॉल में नहीं पढ़ेंगे, आज लास्ट वाले हॉल में पढ़ा जाएगा, तो बताओ तुम लोगों का मतलब कि मन कैसा करेगा? क्या अच्छा रहेगा कि नहीं? मतलब लास्ट वाले हॉल में, उसमें 60 गो आदमी का बैठने का सीट है खाली, बस। इसमें 100 का कैपेसिटी है, 100 नहीं, मान के चलो 120 भी कभी कभी पार कर जाता है। तो किसमें बैठना पसंद करोगे? इसमें। क्यों? आए बोलो। धक्का हो जाएगा, एक लड़का बोला धक्का हो जाएगा। और कुछ? और कुछ प्रॉब्लम? सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा पता है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम गर्मी, ये होगा। अगर तुम छोटे रूम में बैठोगे तुम ही लोग, तो तुम्हें गर्मी ज्यादा लगेगा। और यहाँ अभी का बात किए हैं हम, और यहाँ पे थोड़ा गर्मी कम लगेगा। तो हम ये कहेंगे कि उस रूम की एनर्जी बढ़ जाएगी तुम लोग के जाने से, और इस रूम की एनर्जी घट जाएगी उसके तुलना में। बात बुझाया? मान के चलो कि 2 गो घर है ऐसा, ठीक है, हम कहें कि इसमें पहले से 10 आदमी है, इसमें भी पहले से 10 आदमी है, बाहर से 2 आदमी आया। अगर बाहर से 2 आदमी आ रहा है तो वो इस घर में अगर रहा तो बोलो किसकी एनर्जी बढ़ गई? इसकी एनर्जी बढ़ गई, क्योंकि इसमें तापमान क्या हो गया? बढ़ गया, और इसका तापमान अब इसके तुलना में क्या हो गया? कम। लेकिन पहले क्या था? बराबर था। बस इसी चीज को विभव कहा जाता है। एनर्जी में जो तुम फर्क कर पाते हो यही विभव। अब हम कहेंगे क्या कि इसकी एनर्जी, इस कमरे की एनर्जी, अगर इसमें 2 आदमी ज्यादा है तो हम कहेंगे कि इसका विभव ज्यादा है और इसका विभव क्या है? कम है। ऐसे हम बोलेंगे। अगर हम कहें कि 1 गिलास पानी है, 1 लोटा पानी में किसका पोटेंशियल ज्यादा है? विभव ज्यादा किसका है? लोटा का। बात बुझाया? विभव शब्द जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो एनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं, और कम और ज्यादा को बताने के लिए। अगर कोई बैटरी है, ये बैटरी का प्लस वाला है और ये माइनस वाला, तो हम कहेंगे कि हाई पोटेंशियल है, हाई लो पोटेंशियल, मतलब ये उच्च विभव है, ये निम्न विभव है, ये भी बात बोलते हैं। इसीलिए धारा का प्रवाह हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है। समझ में आया? अगर पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, अगर हम तुमसे कहें कि इस पानी को, यानी कि इस डिब्बा को पलट दो, तो पानी वहीं पे रह जाएगा? क्या होगा? क्यों फैला? क्योंकि यहाँ पे हाई पोटेंशियल था और इधर पानी नहीं है, तो इस जगह का पोटेंशियल क्या था? लो। यहाँ उच्च विभव था, यहाँ निम्न विभव था, तो बोलो पानी को उझिलेंगे तो पानी किधर जाएगा? निम्न विभव की ओर। बुझा गया? विभव शब्द का इस्तेमाल कभी भी हम एनर्जी के लिए करते हैं। उम्मीद है कि विभव समझ में आ गया होगा। ये आपको 12th क्लास में बहुत काम करेगा। आते हैं मेन चीज पर, गुरुत्वीय विभव की बात हो रही है। अब हम तुमसे कहें कि मंगल ग्रह का विभव ज्यादा होगा कि पृथ्वी का? मंगल का, क्योंकि वहां पर खींचने की शक्ति अधिक है। अब बारी आती है कि इसकी माप कैसे होगी? इसकी माप कैसे होगी? ठीक है, तो इसकी माप करने के लिए एक कॉन्सेप्ट बनाया गया कि विभव का माप कैसे करें। तो चूंकि यहाँ गुरुत्वीय विभव की बात हो रही है तो यहाँ द्रव्यमान का बात होगा। 1 kg का कोई भी वस्तु को तुम
पृथ्वी तक अगर लाओगे, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में लाओगे तो कुछ कार्य करना पड़ेगा, उसी कार्य को क्या कहा जाता है? गुरुत्वीय विभव। और 1 kg को क्या बोलते हैं? एकांक द्रव्यमान। समझ में आ गया? तो चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते। चलिए अब बात करते हैं गुरुत्वीय विभव। लिखिए एकांक द्रव्यमान, एकांक द्रव्यमान के किसी वस्तु को, एकांक द्रव्यमान के किसी वस्तु को एकांक द्रव्यमान के किसी वस्तु को एकांक द्रव्यमान के किसी वस्तु को अनंत से पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में, अनंत से पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में, किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को, लाने में किए गए कार्य को गुरुत्वीय विभव कहते हैं। गुरुत्वीय विभव कहते हैं। इसे भी से सूचित किया जाता है, इसे भी से सूचित किया जाता है। इसे भी से सूचित किया जाता है। हो गया? आप सुनो, हम तुमसे ये कहें, एक सवाल बताओ, ये पृथ्वी है, यहाँ अनंत है, हम तुमसे कहें कि 5 किलो का एक वस्तु है, इसको हम यहाँ तक लाए, यहाँ तक, और ये पृथ्वी के चारों तरफ का कौन सा क्षेत्र है? गुरुत्वीय क्षेत्र। अब बताओ, हम तुमसे ये कहें कि 5 किलो के वस्तु यहाँ तक आया, तो इतना दूर आने में उसका एनर्जी जो खर्च हुआ वो 100 जूल था। कितना खर्चा हुआ? तो बोलो 1 किलो का कितना खर्चा हुआ? 20। कैसे लाए? 100 जूल में 5 केजी से भाग दिया तो आंसर आया। बोलो 100 जूल क्या है? वर्क है, वर्क। और 5 केजी द्रव्यमान है, W/m। चूंकि यह कार्य पृथ्वी के द्वारा अगर हो तो ये एनर्जी किस चीज में होगा? माइनस में। तो ये माइनस क्या हो जाएगा? W/m। इसी को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वीय विभव। अब बोलो गुरुत्वीय विभव का कोई फॉर्मूला पूछे तो क्या कहोगे? हाँ, V बराबर -W/m। बोलो समझ में आ गया? अगर इसका कोई ऐसा ही मात्रक पूछे तो बोलिए। W का मात्रक बताइए। जूल होगा। M का मात्रक जूल प्रति केजी। बुझा गया? अब थोड़ा सा ये वाला चीज देख लीजिए। W का एक और फॉर्मूला क्या है? -G/m/r। अगर हम ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दें, क्योंकि W बराबर क्या होता है? माइनस, तो यहाँ पे माइनस पहले ही लिख दिए हैं, ठीक है? इसलिए ये वाला माइनस, कोई एक माइनस हटा देना होगा। समझ में आया? तो हम W बराबर क्या लिखेंगे? G/m बटा क्या था? R था। अगर ये मान यहाँ रख दिया जाए तो बोलो V बराबर क्या होगा?
रुक जाओ 1 मिनट, इसको साइड में लिख दे रहे हैं। अब बोलो, यहाँ पे वैल्यू पुट करना है -W का G M E M बटा में, यहाँ पहले से क्या है M है, तो M कट जाएगा, तो V का फॉर्मूला -GME बटा में। अब तुम्हें इस फॉर्मूला से एक चीज सीखने को मिलेगा, नीचे क्या है R, R मतलब कि वस्तु की दूरी, वस्तु कहाँ पर है ये बात इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे लाया गया। अभी तुमको एक बात सिखाए कि ये पृथ्वी है और यहाँ पृथ्वी का ये केंद्र हो गया, वस्तु को अनंत से आप यहाँ तक लाए, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ तक लाए तो इसके बीच में जो दूरी हो गया, ये वाला दूरी, ये जो R है, ये वाला R, या आप मान के चलिए पृथ्वी से लेके यहाँ तक की दूरी, ये R है, तो ये रहा R जो कि यहाँ पे मौजूद है। वस्तु कहाँ से आया, क्या वो दूरी का जरूरत है, केवल क्या जरूरी है, वस्तु आके कहाँ रुका, उस जगह से लेके कहाँ तक का दूरी, पृथ्वी तक का दूरी। यानी वस्तु कहाँ से आ रहा है उससे मतलब नहीं है विभव निकालने के लिए। आपको विभव की क्या जरूरत है निकालने के लिए, आपको पृथ्वी से लेकर के जहाँ वस्तु आके रुका बस उसके बीच की दूरी चाहिए। फिर देखो जी मतलब क्या, जी मतलब गुरुत्वाकर्षण नियतांक, क्या इस मान को हम बदल सकते हैं, नहीं, ये कांस्टेंट है। एम ई का मतलब क्या, पृथ्वी का द्रव्यमान, इसको बदल सकते हैं। जैसे मान लो थोड़ा सा पृथ्वी को कबार उबार के थोड़ा सा काट के अलग कर दें, अरे अलग करके कहाँ रखेगा, पृथ्वी पर नहीं रखेगा, ये बाहर फेंक के मंगल ग्रह पर पहुंचा देगा, होगा ऐसा नहीं। तो बोलो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, कौन बदल रहा है, आर। तो आर और भी में कैसा संबंध है, उल्टा। दूरी बढ़ाएंगे तो विभव क्या होगा, घटेगा, और दूरी घटाएंगे, यस। अच्छा अब बताओ 5 केजी का वस्तु का विभव ज्यादा होगा कि 6 केजी का, 5 केजी का, क्योंकि वो 5 केजी का है। दूरी छोड़ो ना, खाली ऐसे बोलो ना 5 किलो 6 किलो में कौना के विभव ज्यादा होगा। अरे नालायक सब, ये 5 यहाँ कट जा रहा है, द्रव्यमान तो यहाँ मर गया, खाली ही यहाँ तुमको पृथ्वी का द्रव्यमान जो कि कांस्टेंट है बदल ही नहीं सकता। तो चाहे 5 किलो का वस्तु आए चाहे 10 किलो का वस्तु आए, वो विभव बराबर रहेगा अगर हम दूरी बराबर रखें तो। मतलब हम तुमसे ये कहें कि एक बहुत बड़ा उल्का पिंड और एक बहुत छोटा उल्का पिंड हमारे पृथ्वी पर बरसात के मौसम में आके, या एक बहुत बड़ा पत्थर यहाँ गिर गया और फिर एक और पत्थर आके यहाँ गिर गया, तो बोलो किसका विभव ज्यादा है, दोनों का बराबर है। समझ में आया, द्रव्यमान पर विभव का मान निर्भर नहीं करता, ये बात क्लियर हो गया। डिपेंड किस बात पर करता है, आर पर। चलिए अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए नीचे।